बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि पूरी दुनिया इस वक्त जंग की लपेट में है। चाहे वो रशिया यूक्रेन की वार हो, चाहे वो इजराइल का और यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोवोक्ड अटैक ऑन ईरान हो। मैं समझता हूँ ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैये जो जन्म ले रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो ये उसकी पीक है इस वक्त। सॉवरन स्टेट पर इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और सिर्फ अमेरिकन जो कि एक वाहिद सुपरवाइज़र थी, सुपर पावर थी, उसकी वजह से उसको जुर्रत हुई कि वो ईरान जैसे एक बड़े मुल्क और एक पुरानी सिविलाइजेशन और जो पिछले 40-50 साल से जंगों में शरीक रहा है, उस पर हमले हुए हैं और वो बड़ी रेजिलियंस के साथ वो कौम जंग लड़ रही है और उनके ऊपर जो पाबंदियां यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से लगाई गई हैं, मैं समझता हूं कि जितनी रेजिलियंस ईरानी कौम ने पैदा कर ली है वो शायद इस वक्त किसी और कौम में ना हो। अब आते हैं कि ये जंग क्यों शुरू हुई है और अब ये पाकिस्तान का जो इसमें इतना एक स्ट्रेटेजिक रोल आ गया है पीस एंड रिकन्सिलिएशन में, उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। देखिए, ये जंग अमेरिका की जंग तो है नहीं, ये तो इसराइल की जंग है। इसराइल एक ज़ायनिस्ट जो लॉबी है। यहाँ एक चीज़ वजाहत करना चाहूँगा कि यहूदी और ज़ायनिस्ट जो हैं, ज्यूज़ और ज़ायनिज़्म में, जुडाइज़म और ज़ायनिज़्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज्यूज़ इसराइल को अपनी स्टेट नहीं मानते हैं। वो बार बार कहते हैं कि जी हमें स्टेट नहीं चाहिए, ये ज़ायनिस्ट या सेहूनी स्टेट है, सेहूनी रियासत है जो कि दुनिया में इन्होंने इस वक्त बदअमनी फैलाई हुई है। तो हमें इस वक्त बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है कि ये जो इसराइली रियासत है, इसने अमन ना सिर्फ फ़लस्तीनियों का बर्बाद किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का अमन पूरी दुनिया में तबाह बर्बाद किया है। उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, इसराइल की तरफ से हुए हैं और अमेरिका की आशीर्वाद से हुए हैं। अब वो कहते हैं कि जी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। मैं ये सवाल पूछता हूं कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, एक छोटा सा मुल्क है वो, तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर ईरान अपने दिफा को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करता है तो ये उसका उतना ही हक है जितना इसराइल का है, या पाकिस्तान का है, या अमेरिका और फ्रांस का है, या जर्मनी का है, या रूस का है, या चाइना का है। मेरे ख्याल में ये जो एक यूनिपोलर जो सिस्टम ने दुनिया में, जो जिस तरह सिर्फ अमेरिका सुपर पावर रह गई सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो उस यूनिपोलर सिस्टम ने दुनिया के अमन को बर्बाद कर दिया है। हकीकत ये है। वगरना जितने इसराइल ने अपने नेबरिंग कंट्रीज पर हमले किए हैं, किसी और मुल्क ने ऐसे नहीं किया आज तक। हाँ, अमेरिका ने तो पूरी दुनिया पर तकरीबन हमले किए हुए हैं, लेकिन इसराइल ने अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उन पर हमले किए हुए हैं, हमसाया ममालिक पर। ईरान ने तो किसी पर हमला नहीं किया। अब ये सिर्फ कागजी कार्रवाई और मीडिया की हद तक ईरान को एक बोगी मैन के तौर पर पेश किया जाता है कि जी ये गैर जिम्मेदार मुल्क है, ये हमले कर देगा, ये तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इस वजह से ये ईरान को उन्होंने तंग करना शुरू किया हुआ था काफ़ी अरसे से, और धमकियां भी दे रहे थे। अब उन्होंने हमला कर दिया। ये एक, मैं समझता हूं कि एक स्वेयर अंडर एस्टिमेशन ऑफ द रेजिलियंस ऑफ ईरानियन नेशन। बहुत इसको अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। अब उनके ये छिपकली गले में फंस गई है जाल जी। तो अब हुआ ये है कि अमेरिका फंस गया है। अब उसके जो इत्तेहादी थे मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर इतने हमले हो गए कि उनकी तबाही होगी। अब अमेरिका को वहां से निकलना पड़ रहा है। ईरान कहता है कि लेबनान के साथ भी जो है ना मुआहदा करो, लेबनान के साथ भी जो है ना वो पीस डील करो, वगैरह ईरान नहीं करेगा। तो ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद कर दिया है, वो उसकी स्ट्रेट है, तो जो आपने हॉर्मुज़ जिसको बोलते हैं। तो अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था या है जिसको दुनिया इस नज़र से देख रही थी कि पाकिस्तान ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी न किसी तरीके की डील हो जाए और ये पीस एंड रिकन्सिलिएशन का जो प्रोजेक्ट है ये एक मुकम्मल हो जाए।
मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल साहब वेल डन, इज डन ए वेरी गुड जॉब. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ वेल डन, ही डिड ए वंडरफुल जॉब. हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसको जो है हैंडल किया. और साथ ही पाकिस्तान के जो है कमिश्नर यहाँ पर डॉक्टर फैसल, उन्होंने भी एक्सेलेंट प्रोफेशनलिज्म के तहत डिप्लोमेसी जारी रखी और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको इसमें लूप में रखा और उनको इन्फॉर्म्ड रखा, अब्रेस्ट रखा विद जितनी भी अनसर्टेनिटी थी सिचुएशन की. अब पाकिस्तान इस वक्त मैं समझता हूं कि जिस मोड़ पर आ चुका है वो पूरी दुनिया के लिए एक अमन का अलमबरदार बन गया है. आप ये देखिए कि अमेरिका और ईरान की जंग ये बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी बड़ी तेजी से, और बिल्कुल ये जो पंडित हैं हिस्ट्री को जो समझते हैं, जो वॉर्स को समझते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा था कि एक न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल पॉसिबिलिटी अब उसकी बन रही है, क्योंकि ये जंग वैसे रुकनी नहीं है. तो न्यूक्लियर वॉर ही शायद इसको रोक सके या इसको फिर मुकम्मल तबाही की तरफ दुनिया को ले जाए. मेरे ख्याल में जी ये तो बाकी तो खैर चलो ठीक है. मैं क्योंकि गैर सियासी आदमी हूँ, हमारी जो सियासी हुकूमत है वो भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब के सीने में कुरान है. तो जिस शख्स के सीने में कुरान है और कुरान की आयत को पढ़ता है और समझता है, उन्होंने सिर्फ उसको पढ़ा नहीं है, उसको कुरान को समझा भी है. मैं समझता हूँ ये उसकी इल्यूमिनेशंस होती हैं फील्ड मार्शल पर कि वो अल्लाह के फजल करम से उस कुरान की बरकत से पूरी दुनिया में इस वक्त उनकी एक धाक बैठी हुई है और पूरी दुनिया फील्ड मार्शल की तरफ देख रही है कि वो किस तरह अमन लेकर आते हैं दुनिया में. वो ला चुके हैं. मैं समझता हूँ कि पहला फेज अमन का मुकम्मल हो गया, अब दूसरे फेज की तरफ बढ़ रहे हैं. ये मुकम्मल अमन आएगा, लेकिन इस पर अब जाहिर है दो ताकतें जब लड़ रही होती हैं तो उनको बिठाना एक स्टेज पर, ये बहुत बड़ी बात है. फिर नेक्स्ट सेकंड फेज शुरू हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है. और मैं समझता हूं कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का आना एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के लिए. फिर अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह उन्होंने खुद की तारीफ भी की है पाकिस्तान की दोनों शख्सियात की, और वो उन्होंने कहा है कि जी मैं यहाँ पाकिस्तान आऊंगा साइन करने के लिए, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये मुआहिदा इनका अमन का होगा. और अमेरिका को भी चाहिए और अमेरिकी अवाम को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप पर वो प्रेशर डालें कि अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इसराइल फर्स्ट हो, इनको चाहिए कि अपने मुल्क का मफाद सोचें और दुनिया में अमन की तरफ बढ़े. देखिए जी, ये पाकिस्तान की आर्मी की स्ट्रेंथ जाहिर करने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना जी वो करनी होती हैं. ये एक्सपोजर दुनिया को इस तरह की मिले कि वो देखें कि पाकिस्तान की आर्मी इज़ नॉट जस्ट लिटिल कंट्रीज आर्मी. पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आर्मीज में शुमार होती है. और पाकिस्तान इंडिया पर जब मे की जंग हुई पिछले साल, तो पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर दिखा दिया है कि पाकिस्तान आर्मी इज नंबर 1. तो अभी जो इस तरह जंगी जहाज़ों का अपने साय में लेकर जाना फील्ड मार्शल को, एक तो ये फील्ड मार्शल से मोहब्बत की अलामत है कि हम अपने फील्ड मार्शल का दिफा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो शर पसंद है वो हमला कर सकता है अगर आर्म फ्लाइट कोई हो. तो इसलिए उस केओस से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत वाइज डिसीजन था. बल्कि जो ईरान के जो स्पीकर और जो उनका डेलीगेशन आया, उसको भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो कवरेज दी है, मैं समझता हूँ कि ये सेफ्टी एस्पेक्ट से और जो पीस एंड रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत अहम रोल हमारी एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने अदा किया है.